हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का टॉपिक है गॉल ब्लैडर में जो हम अक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस हमने कवर की है, जो कि आपकी लास्ट वीडियो थी उसका पार्ट 1 में हमने अक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस का होता क्या है वो कवर कर लिया। टाइप्स, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस सब हमने वहाँ पे कवर कर ली है। और अक्यूट कॉलेसिस्टाइटिस जो टॉपिक है वो अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी वाइज, मतलब एग्जाम के लिए और एमसीक्यू वगैरह, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्रीटमेंट हमने सेकंड वीडियो में इसलिए कवर किया क्योंकि हमने यहाँ पे लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी जो होती है, मतलब गॉल ब्लैडर का रिमूवल जो कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है ना, वो हमें यहाँ पे अच्छे से कवर करना था, इसलिए हम इसे सेकेंड पार्ट में लेकर आए हैं। तो गॉल ब्लैडर का टॉपिक है सर्जरी में, मतलब 4th ईयर की सर्जरी में हम ये कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ईसोफेगस का एक जो यूनिट है वो ऑलरेडी कवर हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसे जाके देख सकते हैं। गॉल ब्लैडर में कॉलीलिथियसिस के गॉल स्टोन कैसे बनते हैं, गॉल स्टोन होते क्या हैं, वो भी हमने कवर कर दिया है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ट्रीटमेंट। और वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर हमारी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं आपको, तो प्लीज़ आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और चैनल पे हमारे 35,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट देखते हैं। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट में ही हम पढ़ेंगे लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी। तो अगर कंडीशन इतनी सीवियर नहीं है तो हम मेडिकल पे ही जाएंगे। सर्जिकल में कंजर्वेटिव ट्रीट करेंगे, अर्ली और इमरजेंसी कॉलेसिस्टेक्टोमी, ये हम वीडियो में पढ़ेंगे आगे क्या होता है। चलिए अब मेडिकल पे आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में क्या है कि जो स्टोन्स हैं हमारे, हम मेडिकल ट्रीटमेंट पर तभी जाते हैं जो स्टोन्स हैं वो प्योर कोलेस्ट्रॉल हो, मतलब कैल्शियम वाले स्टोन्स नहीं होने चाहिए, प्योर कोलेस्ट्रॉल स्टोन होने चाहिए, ना मिक्स ना कैल्शियम। ठीक है, अब हम ये मेडिकल ट्रीटमेंट हम किन पेशेंट्स को दे सकते हैं? जो कि प्योर कोलेस्ट्रॉल वाले गॉल स्टोन है उस पेशेंट को दे सकते हैं, और जो स्टोन्स हैं वो स्मॉल होने चाहिए, मतलब छोटे होने चाहिए, 5 mm तक के जो स्टोन्स हैं वो होने चाहिए, और उसमें कैल्शियम नहीं होना चाहिए, ट्रांसलूसेंट नहीं होने चाहिए वो, और फ्लोटिंग स्टोन्स भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, और वो पेशेंट तभी मेडिकल ट्रीटमेंट पे जा सकता है जब उसका गॉल ब्लैडर पूरा फंक्शनेबल हो। और ये हम किससे पता करते हैं? ओरल कोलेसिस्टोग्राम से, जिसको हम ओसीजी बोलते हैं। अब ड्रॉबैक क्या है इसका कि अगर मान लीजिए पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं, मतलब पेशेंट का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, स्टोन्स नहीं है, लेकिन वो अगर ट्रीटमेंट को रोकेगा तो स्टोन्स द्वारा हो सकते हैं, रिकरेंस ऑफ द स्टोन। और ये लाइफ लॉन्ग मेंटेनेंस मांगता है, मतलब बहुत लंबा ट्रीटमेंट इसका चल सकता है। अब टाइप्स क्या है मेडिकल ट्रीटमेंट के? हम एक ओरल डिजोल्यूशन, मतलब हम ओरली भी दे सकते हैं, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिजोल्यूशन। तो इसमें क्या है कि इसमें तो टैबलेट या ओरली ट्रीटमेंट चलेगा, और इसमें क्या है कि डायरेक्ट गॉल ब्लैडर में मतलब इंजेक्ट किया जाएगा, या कुछ भी ऐसा है कि जो गॉल ब्लैडर में जा रहा है। ठीक है, ओरल डिजोल्यूशन ट्रीटमेंट में क्या है, कौन कौन सी ड्रग्स हैं? CDCA, जिसको हम कीनो डिऑक्सिकोलिक एसिड या फिर अर्सो डिऑक्सिकोलिक एसिड देते हैं। ये ड्रग्स हैं जो कि स्टोन को डिसॉल्व करती हैं, स्टोन को खत्म करती हैं। अब आते हैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिसोल्यूशन पे। इसमें हम मिथाइल टर्ट ब्यूटाइल ईथर देते हैं, ब्यूटाइल ईथर, जिसमें क्या है कि ये कैथेटर से डायरेक्ट गॉल ब्लैडर में दी जाती है, मतलब स्किन से डायरेक्ट गॉल ब्लैडर में वो इंजेक्ट की जाती है ये ड्रग। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिसोल्यूशन वाला जो ट्रीटमेंट है वो कौन से पेशेंट ले सकते हैं? जो कि सिम्टोमेटिक हो, हाई रिस्क हो, जिनकी जो सिस्टिक डक्ट हो वो हो ही ना, वो पेटेंट हो, क्लोज्ड हो। ठीक है, और ये सिस्टिक डक्ट क्लोज है कैसे पता चलेगी? OCG से कंफर्म करेंगे, ओरल कोलेसिस्टोग्राम से हम कंफर्म करेंगे। और पेशेंट सर्जरी में नहीं जाना चाहता हो तो हम इस वाले ट्रीटमेंट को देंगे। ठीक है, ड्रॉबैक क्या है? अगर मान लीजिए ये ड्रग बाइल डक्ट या ड्यूडेनम में चली जाती है, या फिर किसी मतलब थोड़ा मतलब गलती से या फिर चली जाती है, तो फिर क्या होगा? ये उधर के लिए टॉक्सिक होगी। तो इसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट डिसोल्यूशन में एक ड्रग देते हैं जो कि डायरेक्ट इंसर्ट की जाती है, इंजेक्ट की जाती है गॉल ब्लैडर में परक्यूटेनियसली। ठीक है, और इसमें जो ओरल डिसोल्यूशन है हम उसमें टैबलेट या एस फॉर्म में देते हैं, और उसका भी मतलब यही है कि ये वाले इंडिकेशन होने चाहिए कि स्टोन छोटा हो या फिर प्योर कोलेस्ट्रॉल का हो, तो तब ये ड्रग्स दी जाती हैं, रिकरेंस रेट हाई है। ठीक है, अब हम आते हैं सर्जिकल ट्रीटमेंट पे। सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस है। तो इसमें क्या होता है कि
मेडिकल ट्रीटमेंट का रिकरेंस रेट हाई है, लेकिन अगर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट पे जाते हैं, कोलेसिस्टेक्टोमी में जाते हैं, तो स्टोन का रिकरेंस नहीं होगा। 100% सक्सेसफुल रेट है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंजर्वेटिवली उसको ट्रीट करेंगे। 60 to 70% हम पेशेंट को कंजर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, ठीक है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे एडमिट करके। तो इसमें 4A हैं: एडमिशन, एस्पायरेशन, एंटीस्पाज्मोडिक और एंटीबायोटिक। तो सबसे पहले हम पेशेंट को एडमिट करेंगे। अगर मतलब सीवियर कंडीशन है तो उसको एडमिट करके फिर हम एस्पायरेट करेंगे HCl को राइल्स ट्यूब की हेल्प से, ठीक है। और फिर एनाल्जेसिक और एंटीस्पाज्मोडिक देंगे। हम इसको सिम्टोमेटिकली ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। IV मॉर्फिन देंगे, IV एट्रोपिन देंगे, क्योंकि जैसे मॉर्फिन देंगे तो उसे पेन से रिलीव होगा, और एट्रोपिन देंगे तो उसके मसल्स को मतलब मसल्स रिलैक्स होंगी, ठीक है। 8 to 10 mg देंगे IM और 0.6 mg देंगे एट्रोपिन को। एंटीबायोटिक चलाएंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे, सेफाजोलिन, सेफिरोक्सिम, एमिकासिन, ये ड्रग ऑफ चॉइस है। और पेशेंट को नील पर ओरल रखेंगे 2 से 3 दिन तक, IV फ्लूइड पे उसको रखेंगे, ठीक है। अब 2 से 3 दिन तक हमने उसे IV फ्लूइड पे रखा, पेन कम हो गया पेशेंट का, साइन डिसअपियर हो गए हैं, और जो एब्डोमेन है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। राइल ट्यूब निकाल दी जाएगी, ओरल फ्लूइड उसके चालू हो जाएंगे। जब हम उसको नील पर ओरल रख रहे थे, मतलब उसे कुछ भी मुंह से ओरली नहीं लेना था, ठीक है। उसके IV सब चल रहा था। तो यहाँ पे राइल ट्यूब निकाल दी जाएगी जब सारे सिम्टम्स मतलब डिसअपियर हो जाएंगे तो। और क्या होगा कि फिर उसका ओरल फ्लूइड शुरू हो जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर, और उसके बाद उसे सॉफ्ट डाइट दे दी जाएगी। फिर 6 वीक के बाद पेशेंट को एडवाइस किया जाएगा कोलेसिस्टेक्टोमी के लिए, ठीक है। अब क्या है रीज़न, हम ये कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कर क्यों रहे हैं? तो जो उसको पेन था, इन्फ्लेमेशन था, जो भी इन्फेक्शन था, हम उसको सेटल डाउन करेंगे, तब वो इंसान कोलेसिस्टेक्टोमी में जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम पहले उसके सारे वाइटल्स, पैरामीटर, ये सब हम मेंटेन करते हैं। डायबिटीज़ है अगर इंसान को, तो हम उसे मेंटेन करेंगे, तब उसे सर्जरी के लिए ले जाएंगे। अब 2 टाइप की सर्जरी होती है, 2 टाइप की कोलेसिस्टेक्टोमी होती है। एक अर्ली होती है, एक इमरजेंसी होती है। अर्ली जो होती है वो प्लान्ड होती है, ठीक है। इसमें हम पेशेंट को एडमिट करते हैं, और एडमिट करके मतलब हम एडमिट करेंगे, उसके वाइटल्स को, उसके पैरामीटर्स को हम मॉनिटर करेंगे, 2 से 7 दिन तक देखेंगे, 2 to 7 डेज तक हम देखेंगे। और जो डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन या कार्डिया की कोई भी रिलेटेड, जो भी उससे रिलेटेड बीमारी है, हम उसको करेक्ट करेंगे, है ना। प्री ऑपरेटिव डायग्नोसिस करेंगे, वो पूरा सर्जरी के लिए रेडी होगा, तब हम उसकी सर्जरी करेंगे, ठीक है। उसको हम बोलते हैं अर्ली कोलेसिस्टेक्टोमी, और ये करी जाती है 48 to 72 आवर के बीच में, है ना। अब हम आते हैं इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी में। इसमें क्या होता है, ही 5% केस में परफॉर्म करी जाती है। और इसमें अगर मान लीजिए इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें हाई ग्रेड फीवर, सेप्सिस और हाई ल्यूकोसाइट इन्फेक्शंस के चांसेस हैं, ठीक है, तो हमें कुछ प्लान नहीं करना, हमें डायरेक्ट इमरजेंसी मतलब अब ये प्लान तो करने वाली चीज़ नहीं है, डायरेक्ट हम इमरजेंसी कंडीशन में इसको ट्रीट करेंगे, इसको हम बोलेंगे इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी, ठीक है। तो डिसाइडिंग फैक्टर्स हाई ग्रेड फीवर, सेप्सिस, इन्फेक्शन, ये सारे डिसाइडिंग फैक्टर्स होंगे। और अगर मान लीजिए उसको एक कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस है, परफोरेटेड गॉल ब्लैडर है ना, पेरिटोनाइटिस हो चुका है, बाइल लीक कर चुका है पेरिटोनियम में, तो हम इमरजेंसी कोलेसिस्टेक्टोमी में जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी पे। तो लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी ये इसमें क्या होता है, गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ लैप्रोस्कोपी, ठीक है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी परफॉर्म लैप्रोस्कोपिकली। अब ये देखते हैं कि लैप्रोस्कोपी होता क्या है। लैप्रोस्कोपी में क्या है कि हम अब्डोमिनल एक्सप्लोरेशन करते हैं, हम अब्डोमन को एक्सप्लोर करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंडोस्कोप। एक एंडोस्कोप होता है, एक कैमरा टाइप होता है, ठीक है। हम उसकी हेल्प से हम एक होल बना के हम कैमरे को इंसर्ट करेंगे, उसको हम एंडोस्कोप बोलते हैं, और उससे एब्डोमेन को देखेंगे, ठीक है। इसमें हम इंसीजन नहीं देते हैं, एब्डोमिनल वॉल पे हम कोई इंसीजन नहीं देंगे। ये ऑपरेशन जो है वो स्मॉल होल की हेल्प से होगा, ठीक है।
इसमें जो लेप्रोस्कोपी में क्या होता है कि स्मॉल होल बनाए जाते हैं एब्डोमिनल वॉल पे, तो तब ये सर्जरी परफॉर्म होती है, थ्रू विच लेप्रोस्कोप इज पास्ड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी एंड ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड। तो बेसिकली इसमें क्या है कि एक एंडोस्कोप है जिसकी हेल्प से हम एब्डोमेन में जाएंगे, और इसमें हम एब्डोमिनल वॉल पे कोई भी इंसीजन नहीं लगाते हैं, बस स्मॉल होल्स बनाते हैं, जिसकी वजह से एब्डोमिनल कैविटी में हम उस लेप्रोस्कोप को पास कर सकें। और होल्स भी उसी के लिए होते हैं, या तो सक्शन के लिए, कॉटरी के लिए, इन सब के लिए हम होल्स बनाते हैं। तो ऑपरेशन से होता है, ठीक है। अब क्या है कि लेप्रोस्कोपी अगर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, किसी भी वजह से अगर लेप्रोस्कोपी नहीं हो पा रही है, तो हम लेप्रोटॉमी करेंगे। तो लेप्रोटॉमी क्या होता है कि विदाउट कैमरे की हेल्प से, मतलब वो एक ओपन कॉलेसिस्टेक्टोमी हो जाएगी, मतलब पूरा हमें उसको ओपन करके ही उसको सर्जरी करनी पड़ेगी, ठीक है। मोस्ट पॉपुलर चॉइस है, मोर देन 95% ऑफ गॉल ब्लैडर जो है इसी सर्जरी से रिमूव होते हैं, लेप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी से। तो लेप्रोस्कोपी का मतलब आपको अब समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। एक एंडोस्कोप होता है जिसको हम एब्डोमिनल वॉल में इंसर्ट करते हैं। अब प्रोसीजर देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए मतलब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें इसके प्रोसीजर आने चाहिए थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। अब क्या है, लेप्रोस्कोपी जैसे कि पता है कि एंडोस्कोप या कैमरे की हेल्प से हम उसको मतलब अंदर एब्डोमिनल कैविटी को देखेंगे, एब्डोमिनल कैविटी को हम देखेंगे, ठीक है। हम मॉनिटर, अब वो क्या है कि एंडोस्कोप अंदर तो जा चुका है, अब वो दिखेगा कैसे, एक मॉनिटर लगा होता है, एक टेलीविजन टाइप लगी होती है, उसमें हम उसको देखेंगे। अब क्या है कि हम एरिया को क्लीन करेंगे जहाँ पे सर्जरी होने वाली है, जैसे कि पूरे एब्डोमेन को क्लीन करेंगे, और पेट में मतलब एब्डोमेन में जगह बनाने के लिए, इसको स्पेशियस करने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें CO2 भरेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड भरेंगे, जिससे कि सर्जरी करना आसान हो जाएगा। तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंसफिलेशन, ठीक है। और इस प्रोसीजर को बोलते हैं, या फिर इस टेक्निक को बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम मेंटेन करना, ठीक है। न्यूमोपेरिटोनियम में एयर फिल कर देने को हम बोलते हैं न्यूमोपेरिटोनियम, पेरिटोनियम में एयर फिल हम कर देंगे तो हम उसको बोलेंगे न्यूमोपेरिटोनियम। न्यूमो मतलब एयर, पेरिटोनियम मतलब पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी। तो उसमें पेरिटोनियम में एयर फिल हो गई है। अब इसको हम कहाँ पे करेंगे, अम्बलाइकस के नीचे एक इंसिजन देंगे 1 सेंटीमीटर का, तो वहां से एक मतलब पोर्ट जाएगा, जिससे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड फिल करेंगे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इंसफिलेशन। लेप्रोस्कोप इंसर्ट कर देंगे, लेप्रोस्कोप इंट्रोड्यूस कर देंगे, और बाकी हम 3 पोर्ट बनाएंगे। 3 पोर्ट में क्या होगा, क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 3 पोर्ट बनाएंगे। एक तो जिफिस्टर्नम के 5 mm नीचे, 5 मिलीमीटर नीचे। सेकंड जो पोर्ट होगा वो मिड क्लेविकुलर लाइन, ठीक है, मिड क्लेविकुलर लाइन से बिलो दी सबकॉस्टल मार्जिन, ठीक है, 7 mm समथिंग कुछ होता है, ठीक है। और जो थर्ड पोर्ट होगा वो एक्जिला के एंटीरियरली, मतलब एक्जिला से पूरा नीचे जाते, मतलब एंटीरियरली नीचे जाएंगे, और 9th कोस्टल मार्जिन पे एक पोर्ट बनाएंगे, मतलब 3 पोर्ट ये बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि पोर्ट हम किस लिए यूज करते हैं, या तो हम कॉटरी के लिए, सक्शन के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इन सब के लिए हम यूज करते हैं, या फिर रिट्रैक्शन के लिए, ठीक है, सक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन, कॉटराइजेशन, डाइसेक्शन, रिट्रैक्शन पर्पज के लिए हम इन पोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए हम पहले एक कैलेट्स ट्रायंगल को फाइंड करेंगे, ठीक है। कैलेट्स ट्रायंगल क्या होता है कि जैसे ये राइट हेपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर राइट साइड होता है ना, तो ये राइट हेपेटिक डक्ट है और ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, ठीक है। तो ये दोनों जाके मिलेंगे तो हम उसको बोलेंगे कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट, और एक गॉल ब्लैडर की डक्ट आती है जिसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। तो कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट और लिवर का इंफीरियर बॉर्डर बना के वो मिलके बनाते हैं कैलेट्स ट्रायंगल। तो कैलेट्स ट्रायंगल को हमें सबसे पहले फाइंड करना होगा, ठीक है। तो क्या है कि गॉल ब्लैडर को आइडेंटिफाई हम इसी तरीके से करते हैं कि है ना, सिस्टिक डक्ट को और सिस्टिक आर्टरी को हम क्लैम्प कर देते हैं, तो उसको क्लैम्प करके उसको कट करते हैं, मतलब क्लिप करेंगे और उसको कट कर देंगे। तो उसे हम फाइंड कैसे करेंगे, फाइंड हम कैलेट्स ट्रायंगल को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, लोअर बॉर्डर ऑफ लिवर,
कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट को हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उसी से हमें सिस्टिक डक्ट मिलेगी। सिस्टिक डक्ट को ढूंढते हुए उसको क्लिप कर देंगे, क्लैम्प कर देंगे। क्लैम्प करने के बाद हम उसे कट कर देंगे, 3 क्लिप लगाएंगे, ठीक है। और उसी के बगल में होगी सिस्टिक आर्टरी, सिस्टिक आर्टरी को भी क्लैम्प और कट कर देंगे। और फिर क्या होगा कि हम गॉल ब्लैडर को ढूंढेंगे, गॉल ब्लैडर के फंडस को हम कट करते हुए पूरा गॉल ब्लैडर निकाल देंगे और उसे एपिगैस्ट्रियम पोर्ट के थ्रू निकाल देंगे, ठीक है। मतलब इस पोर्ट के थ्रू हम निकाल देंगे, यहाँ से गॉल ब्लैडर रिमूव हो जाएगा क्योंकि यही सबसे पास वाली जगह होगी। तो इसी तरीके से हम लैप्रोस्कोपी परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी अगर नहीं होती है किसी में, कोई कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट है, तो हम उसमें लैप्रोटोमी करेंगे। मतलब पूरी ओपन, मतलब एक ओपन सर्जरी होगी जो कि उससे, मतलब ओपन कॉलेसिस्टेक्टोमी हम बोलेंगे, उससे गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही था, लैप्रोस्कोपिक कॉलेसिस्टेक्टोमी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको प्रेप ब्लैडर चाहिए हम मतलब चीपर प्राइस में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी हम आपको दिला देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।